हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में एंड दैट इज़ वॉट द सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड नाउ इट हैज़ बिकम द सेक्शन 3 ऑफ द BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। ये अब है सेक्शन नंबर 3। पहले इसका नंबर था सेक्शन 5। बाकी सब कुछ सेम है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उसी शिद्दत से आपको इसको कंप्लीट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। Please go to section 5. Section 5 should be read with section 165 and this section is very important for your concept clarity of the entire evidence act. पूरे का पूरा जो एविडेंस एक्ट है उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूँ मैं? तो प्लीज़ रीड इट्स लैंग्वेज। डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है देखिए, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as hereinafter declared to be relevant and of no others. तो ये जो टर्म है no others and of no others, this term is very important. What this section is speaking about कि एविडेंस किस किस का दिया जा सकता है, कौन कौन से फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है, which are the facts विच कैन बी प्रूव्ड। एविडेंस किसका दिया जा सकता है? तो आंसर इज दिस। आप इसको ऐसे देखिए, अकॉर्डिंग दिस स्लाइड पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ व्हाट, एवरी फैक्ट इन इशू। विवादक तथ्यों को दिया सकता है। यू कैन गिव एविडेंस ऑफ, इट मीन्स व्हाट, इफ यू वांट टू, इफ यू आर प्लीडिंग बिफोर द कोर्ट, इफ यू आर लिटिगेटिंग सम लिटिगेशन, ठीक है, एंड द क्वेश्चन टू यू इज दिस, what kinds of evidence I can produce before the court, किस प्रकार के तथ्यों को मैं प्रूव कर सकता हूं कोर्ट में। तो you will have to go to section 5 कि you can give evidence only of the facts which are mentioned in section 5। और कौन से facts हैं वो? every fact in issue, which fact is in issue means which fact is disputed in easy language, and other facts which are declared to be relevant। और रेलेवेंसी कहाँ डिक्लेयर की गई है? सेक्शन 5 to 55 में। समझिए आप? एंड ऑफ नो अदर्स। अब मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ आपको। बहुत छोटी सी बात है कि आप एविडेंस दो प्रकार के फैक्ट्स का दे सकते हैं बस। एक तो वो फैक्ट्स हैं जो फैक्ट्स इन इशू की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, यानी कि जो अपने आप में विवाद में है। और दूसरे फैक्ट्स कौन से हैं? दूसरे फैक्ट्स वो हैं जिनको 5 से लेकर के 55 तक के जो सेक्शंस हैं उनमें रेलिवेंट घोषित किया गया है। इट मींस यू कैन प्रूव रेलिवेंट फैक्ट्स, यू कैन प्रूव फैक्ट्स इन इशू, यू कैन प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, यू कैन प्रोड्यूस द रेलिवेंट फैक्ट्स ऑफ यू कैन प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ फैक्ट्स इन इशू। आप दो प्रकार के फैक्ट्स के एविडेंस दे सकते हैं। पहला कैटेगरी कौन सी है? फैक्ट्स इन इशू। सेकंड कैटेगरी कौन सी हो गई? रेलिवेंट फैक्ट्स। बात समझ आ गई आगे सर? चलें बढ़े आगे। अब देखिए अब ये समझिए, इस स्लाइड से समझिए दोबारा आप। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किस कौन सा? एवरी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट का, रेलिवेंट फैक्ट्स का दे सकते हैं। ये बात तो समझ आ गई। अब हम 165 पढ़िए। सेक्शन 165 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 165 के प्रोविजन में है, प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। जब जजमेंट देगी कोर्ट, उसका आधार क्या होगा, उसका बेस क्या होगा? द फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट एंड विच आर ड्यूली प्रूव्ड। तो सो दिस चैप्टर 5 to 55 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। एंड टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, हम लोग दोबारा फिर देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंट। तो प्लीज गो टू सेक्शन 3 एंड सी द डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंट। देखिए क्या कहता है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। यानी कि 6 से 55 में रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो आते हैं पूरा ये कि अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़ा हुआ है किसी प्रकार से, तो हम क्या कहेंगे? उस फैक्ट को रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। जैसे ये देखिए,
fact number 1 F1 and fact number 2, these are two facts. If these facts are related to each other in any of the ways between 6 to 55, सेक्शन 6 से लेकर जो 55 हैं उनमें से किसी सेक्शन के द्वारा भी इफ these sections, these two facts are connected, we say this is a relevant fact. And when a fact is relevant, we may prove it through evidence. आप समझ में आई बात आपको? नहीं है रेलिवेंट का मतलब क्या होगा कि जैसे कोई फैक्ट रेलिवेंट हुआ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव इट्स एविडेंस एज पर सेक्शन 5. तो सेक्शन 3 ने क्या कहा कि विच फैक्ट इज रेलिवेंट. नंबर 1, अगर एक फैक्ट रेलिवेंट हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, वी कैन गिव इट्स एविडेंस. एंड 165 में क्या कहते हैं, इफ इट इज ड्यूली प्रूव्ड जजमेंट कैन बी बेस्ड अपॉन दिस एविडेंस. तो सेक्शन 3, 5 एंड 165. अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड. सी इस स्लाइड को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. सेक्शन 6 से लेकर के 55 के जो सेक्शंस हैं वो हमें ये बताते हैं कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंट होगा. ठीक है, तो व्हेन टू फैक्ट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू दीज सेक्शंस मींस 6 to 55, then those sections are called relevant facts. सही है, इसे कहते हैं सुसंगत तथ्य हिंदी में. अब when a fact is relevant, then क्या होगा, सेक्शन 5 के हिसाब से evidence may be given of this fact. When a fact becomes relevant, according to section 5, evidence may be given of that fact. सही है. Then according to 165, if this relevant fact is duly proved, judgment may be based upon it. judgment का वो आधार बन सकता है relevant fact का. तो ये आपस में इनका कनेक्शन हुआ है. बोलिए आप समझ में आ गया. तो दिस इज सेक्शन 5. कर लेंगे अब. मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ चुका है आप लोगों को अभी. अब आप लोगों का काम ये है कि इसको बार बार ढंग से समझना है, वो याद करना है आप लोगों का काम है. कर लेंगे. नाउ प्लीज कम टू सेक्शन 6. सेक्शन 5 का ना, सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन हो रहा है क्या आपका, इसको देख लीजिए एक्सप्लेनेशन को. सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन, प्लीज सी दिस. दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव. पढ़िए आपने लैंग्वेज की. दिस सेक्शन shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure. It means what? ये तो हुई आपकी बेरक लैंग्वेज. अगर कोई व्यक्ति सिविल प्रोसीजर के द्वारा डिसएंटाइटल कर दिया गया है किसी बात का एविडेंस देने के लिए कि आप इस बात का एविडेंस नहीं दे सकते, किसने डिसएंटाइटल किया, एनी प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर. तब वो ये नहीं कह सकता कि विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 5 कि सेक्शन 5 परमिट्स मी टू गिव एविडेंस. सेक्शन 5 विल नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर व्हेन इट इज द केस ऑफ द एंटाइटलमेंट टू गिव द एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट. हिंदी में समझाता हूं क्या, कि केवल सेक्शन 5 की वजह से आप एविडेंस नहीं दे सकते अगर किसी अन्य लॉ ने रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर आपको मना कर दिया है कि आप एविडेंस नहीं देंगे. उदाहरण के रूप में इसका इलस्ट्रेशन देखिए आप. ये इलस्ट्रेशन बी है आपका सेक्शन 5 में. जो इलस्ट्रेशन बी है दैट इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन. ए शूटर, जिसने व्यक्ति ने सूट डाला है, does not bring with him and have in readiness for protection at the first hearing of a case a bond on which he relies. ये जो व्यक्ति है ए, इसने एक सूट इंस्टीट्यूट किया कोर्ट में एंड द बेसिस ऑफ द सूट इज द बॉन्ड इटसेल्फ, ए बॉन्ड. बॉन्ड के आधार पर उसने एक सूट फाइल किया सिविल कोर्ट में. ठीक है. एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डेट at the first hearing he is not bringing that bond himself. समझ में बात नहीं आई है. This अब now he is disentitled to give the evidence of that. So because of that this section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings
otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the code of CPC. CPC की परमिशन, CPC के प्रोविजंस के अनुसार तो वो आगे CPC परमिट करेगी तभी वो उसका एविडेंस दे पाएगा, वरना सेक्शन 5 की हेल्प नहीं मिल सकती उसको यहाँ पर, समझे आप? बिकॉज ही वॉज सपोज टू ब्रिंग द बॉन्ड एट द फर्स्ट हियरिंग, नाउ उसको ही विल नॉट बी परमिटेड टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ द बॉन्ड एट सब्सिक्वेंट स्टेज. इट वॉज हिज ड्यूटी कि जिस सूट पर आप लेकर आ रहे हो फर्स्ट डेट पर यू विल हैव टू ब्रिंग दैट बॉन्ड, आप नहीं लाए, नाउ योर अपॉर्चुनिटी इज क्लोज्ड. क्या सर क्लोज कैसे कर दे? ठीक, क्लोज कर दीजिए आप. CPC क्लोज कर रही है ना, मैं सेक्शन 5 पढ़वाऊंगा आपको एविडेंस एक्ट. बॉन्ड इज ए फैक्ट इन इशू, बॉन्ड इज ए फैक्ट इन इशू इन माई केस, एंड सेक्शन 5 says what? Evidence can be given of facts in issue. तो with the help of section 5 you permit me. तो उनको फिर एक्सप्लेनेशन पढ़वाया जाएगा, सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन पढ़वाया जाएगा. क्या कहता है ये? देखो पढ़ो. This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove according to the civil procedure. बात समझ में आ गई नहीं? If the civil procedure is disentitling you, you cannot take the help of section 5 to prove any fact. I hope it is amply explained now my part. Raise hand if you have understood this. Very good, thank you. Now you can see this illustration, यही पढ़ लीजिए. यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन 5 के जो इलस्ट्रेशंस हैं. यू कैन सी द क्वेश्चंस इन योर प्रिलिम्स. सी, A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. This is the charge upon A. Trial is being held. ट्रायल चल रहा है, इसका विचारण हो रहा है A का. क्या आरोप है A पर? कि उसने B की पीट करके हत्या कर दी और विद द इंटेंशन, आशा के साथ मारा उसको, इंटेंशन. At A's trial, following facts are in issue. कौन कौन से फैक्ट्स इशू में है? A's beating with B with club. की क्या उसने उसको लाठी से मारा था? एक. A's causing B's death by such beating, कि A ने ऐसे करके उसकी मृत्यु कारित करी, और फिर क्या उसकी इंटेंशन डेथ करने की थी. तो इन फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है. बोलो हाँ है ना? समझ में आ गई बात? सेक्शन 5 को इतना भी पढ़ लेंगे आप, इतना कर लेंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है. नाउ अब पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 6. सो कर लिया वीडियो, पढ़ लिया अच्छे तरीके से. अब मैं आपसे कहूँगा, देखिए अभी आप सेक्शन 3 पर आ गए हैं, तो लेकिन जो सेक्शन 2 की जितनी भी आपने डेफिनेशंस कवर की हैं, उनको आप ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि भाई हमने समझ लिया है, अब हम एग्ज़ाम में ही रिवीजन करेंगे उसका. नहीं, उनका रिवीजन आपने डेली करना है. उनका रिवीजन डेली करना है, वाइल ट्रैवलिंग करना है, वाइल वॉशरूम करना है, जाते हुए करना है, मतलब दिमाग में हर समय वो घुमा के रखना है. अगर आप एडवोकेट हैं तो जो वेटिंग टाइम होता है अपने टर्न का, आप वहाँ पर भी उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं. बहुत कम टाइम लगता है एक सेक्शन को रिवीजन करने में. आप ये मत सोचिए हम आधा घंटा लगातार पढ़ेंगे. मैं आपसे कहता हूँ आप 1 मिनट के लिए पढ़िए, जहाँ पर आपको 5 मिनट मिल रहे हैं ना, आप केवल 5 मिनट के लिए पढ़ाई कीजिए, बस रिवीजन कर डालिए उसमें. तो उससे क्या होगा कि आप जो आगे बढ़ रहे हैं कोर्स में, तो उसी के साथ होता क्या है कि पिछला कोर्स भूल जाते हैं. तो आपने वो काम, भूलने वाला काम नहीं करना है आपने बस ये. ठीक है, तो उसके साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, इस चैनल की सभी प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए. वहाँ पर हमने आपके लिए बहुत छोटे छोटे कोर्सेज आपके लिए डिफरेंट उसके बनाए हैं, टेस्ट सीरीज़ बनाई है वहाँ पर, और उसी में आपको 1 लाइनर नोट्स, और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में भी आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएं. तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा आप. थैंक यू वेरी मच.